जय माता की मित्रों, हम लोग वापस चलते हैं, वापस नक्षत्रों की तरफ आते हैं। बीच में मैंने कुछ राशियों के फल बताए थे तो, और कुछ ग्रह के बारे में भी बताए थे, क्योंकि गोचर की बातें चल रही थी। तो नक्षत्रों के बाद में गोचर जब देखना हो तो ग्रहों का भी शुभ गोचर उस साथ साथ मैंने बता दिया था। लेकिन मेरा मेन जो फोकस है वो तो नक्षत्रों पे ही है, और नक्षत्रों के विषय में ही पूरी जानकारी हम लोगों को करनी है, क्योंकि कैसे ग्रहों के फल हम लोगों को नक्षत्रों की वजह से चेंज हो जाते हैं। दशा बहुत अच्छी चल रही है, अंतर्दशा भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फल तो उल्टा मिल रहा है। ऐसा बहुत सी जगह आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत हम लोगों को ऐसा बहुत सी जगह, बहुत जन्म पत्रियों में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट जो है, मैंने यहाँ पे पूरे 27 नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। 9 का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, 9 फिर 9 बीच में, फिर 9 लास्ट में। तो हम लोग फर्स्ट ही ले लेते हैं, अश्विनी, मघा और मूल। ये केतु, इनके कारक समझो आप, स्वामी समझो आप, या केतु इन तीनों नक्षत्रों के अधीन आते हैं, ऐसे समझ लो आप। केतु का जब फल देखना हो, इन नक्षत्रों का जब फल देखना हो, तो केतु का भी फल आपको देखना पड़ेगा नक्षत्रों के हिसाब से। उसके बाद में हम लोग लेते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये शुक्र को स्वामित्व मिला है इनका। उसके बाद में आ जाइए कृतिका, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। इनका स्वामित्व सूर्य है। उसके बाद में आ जाइए आप रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये चंद्र। और उसके बाद में आ जाइए आप मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इनके लिए मंगल। और फिर आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये राहु। फिर पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये गुरु। उसके बाद में आप पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये शनि। और उसके बाद में श्लेषा, ज्येष्ठा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये बुध। तो आपने ये पता कर लिया हम लोगों ने कि कौन से नक्षत्रों के कौन कौन स्वामी है, या कौन से स्वामियों को नक्षत्रों के अधीन दिया गया है। 3 नक्षत्र केतु के लिए, 3-3 करके सब 9 ग्रह को अलॉट हो गए, 3 नक्षत्र। नक्षत्रों के विषय में पहले भी शायद मैंने बोला था। आप ये समझिए कि अपनी जो पृथ्वी है, उससे जिस तरह से ग्रह हम लोगों को नजर आ जाते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा दूर नक्षत्र है, और इन ग्रहों से कई गुना बड़े हैं। इसलिए नक्षत्रों को जनरली हम लोगों का वैदिक ज्योतिष में स्थिरी बोला जाता है। मतलब नक्षत्र जैसे ग्रह पृथ्वी
सब सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। उस तरह से नक्षत्र नहीं करते। नक्षत्र स्थिर है। उनका मतलब इतना स्लो गोचर यहां से नजर आता है, इसलिए उनका काउंटिंग भी नहीं किया जाता है। नक्षत्र को स्थिर ही माना जाता है। अपना पृथ्वी जब घूमते रहता है, चंद्रमा जब घूमता है, तो उसके हिसाब से जो नक्षत्र पूर्व में उदय होता है, उस दिन का नक्षत्र वो होता है। न कि नक्षत्र घूमता है, नक्षत्र नहीं घूमता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से जो ग्रह की सिद्ध में जो चलता है और उसके सामने जो नक्षत्र उस दिन का जो उदय में गोचर होता है पूर्व साइड में, उसी का हम लोग उस दिन का नक्षत्र मान लेते हैं पंचांग में। अब सबसे पहले जो आजकल में सबसे ज्यादा बताया जाता है, गंडमूल नक्षत्र। क्यों बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं कि गंडमूल नक्षत्र होते क्या है। गंडमूल जनरली आप सबने सुना भी होगा, केतु के 3 नक्षत्र और बुध के ये 3 नक्षत्र ये गंडमूल में आते हैं। कौन से? अश्विनी, मघा, मूल केतु के, और श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के। इतना शायद आप लोगों को पता भी है और बहुत से वीडियो में ये बात बताई भी जाती है। लेकिन उसके आगे क्या क्या ये 6 नक्षत्रों में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसने क्या अपराध कर दिए क्या जन्म लेके, या उसके वश में था कि मेरे को इस नक्षत्र में क्यों भेज रहे हो? उसके वश में तो कुछ नहीं था। तो वो क्या हमेशा के लिए वो खराब हो गया क्या? गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ मतलब वो हमेशा के लिए खराब हो गया? ज्योतिष कभी भी भय का वातावरण जातक के दिमाग में या उसके माता पिता के या परिवार के दिमाग में देने का कोशिश नहीं करता है। ये उस बताने वाले की गलती है या उस कहने वाले की गलती है कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा। पहले तो आप ये कंफर्म समझ लीजिए, या फिर आप भी अच्छी पुस्तकें नक्षत्रों के बारे में अच्छे व्याख्याकारों की मंगा के अपने पास भी रख लीजिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए कि गंडमूल नक्षत्र में अगर कोई जातक पैदा हो गया तो जिंदगी भर फल भोगेगा क्या? नक्षत्रों का बुक या आप नक्षत्र ज्योतिष का बुक जितने भी अच्छे अच्छे मंगवाते हैं अच्छे अच्छे राइटरों की, उनमें बताया गया है मैक्सिमम 1 ईयर। अब से हमारा जन्म हो गया गंडमूल नक्षत्र में और हम 10-12 साल या 15 साल या 25 साल क्रॉस कर दिया, और आज जब हम अपना कुंडली दिखाने के लिए जाता है तो सबसे पहले हमको बोला जाता है आपका तो अश्विनी मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं आप, तो ये तकलीफ तो भोगना ही पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इन नक्षत्रों में पैदा जो जातक होते हैं ना, उनमें शारीरिक शक्ति, उनमें दिमाग का शक्ति, उनमें वर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आपने शायद सुना होगा पहले कि हम लोगों के पुराने टाइम में जो गांव में जो पंडित जी रहते थे, वो कुछ कुछ मुहूर्त या कुछ नक्षत्रों की वजह से ऐसे एक नॉर्मल बताते थे, आज की तरह डर नहीं डालते थे कि थोड़ा सा बच्चे का 1 महीने का टाइम थोड़ा खराब है तो ये इसका पूजा कर दो, बस इतना ही बताते थे। वो डीपली आज की तरह जो हम लोग चैनल में भी सुनते हैं या अपनी कुंडली किसी को ऑनलाइन दिखाते हैं या फिर प्रोफेशनल एस्ट्रो के पास जाते हैं तो जो डर का वातावरण बनाया जाता है वैसा कुछ वो नहीं बताते थे। जबकि गंडमूल नक्षत्र, उसके बारे में पूरी जानकारी आप एक नॉर्मल पंचांग में भी कर सकते हैं, वहां में भी पूरी डिटेल दी जाती है। अब होता क्या है, आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हो गया, उसके बारे में अलग अलग जगह में अलग अलग कुछ चीजें बताई गई है।
जैसे मूल नक्षत्र का अगर प्रथम चरण हो तो उसमें अशुभ है प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में सुखदायक। अगर दूसरे चरण में, मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में, मतलब समझिए आप, अश्विनी हो, मग्गा हो, मूल हो, श्लेषा हो, अश्लेषा हो, ज्येष्ठा हो, रेवती हो, हर नक्षत्र का मैंने नक्षत्रों के विषय में जब कारक अध्याय जब बताया था कि नक्षत्रों के कौन कौन से कामों के कारक है, उनकी विशेषता क्या है, उनका स्वभाव क्या है नक्षत्रों का, उस समय मैंने बताया था कि 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र। तो इसको आप इसी तरह समझिए कि कोई भी नक्षत्र के पहले चरण में अगर जात, ये फीमेल के बारे में है, मैं बता देता हूँ ये चीज़, लड़की के बारे में है। अगर लड़की पहले चरण में पैदा हुई कोई भी मूल नक्षत्र में, तो उस परिवार में से आपका पशु है कोई घर में, तो उसको कोई पीड़ा आ सकती है। लेकिन अगर दूसरे चरण में है तो हर तरफ से सुखदायक है, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी और ससुराल के लिए भी, ऐसा इसमें बताया गया है। तीसरे चरण में अगर हो, तीसरे चरण में तो फादर मतलब अपना फैमिली, फैमिली उसमें प्रॉब्लम दे सकता है, किसी को भी स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम खासकर पिता को दे सकता है। और चौथे चरण में अगर बच्ची पैदा हुई है तो मदर, मदर फैमिली भी बोल सकते हैं आप, मदर मतलब ननिहाल पक्ष बच्ची का। ये चारों चरणों में इस तरह से बताया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं क्योंकि मैं मिटा दूंगा। कोई भी नक्षत्र हो मूल का, अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, किसी भी चरण में बच्ची का जन्म हो, लेकिन चारों चरणों का फल इस तरह से है। इसका मतलब क्या हुआ कि गंड मूल या मूल नक्षत्र में सब जगह सब नक्षत्रों का फल गलत नहीं होता है। एक जगह थोड़ा सा पशु है और दूसरा चरण में तो कोई भय ही नहीं है। अगर दूसरे चरण में कोई बच्ची पैदा हुई है तो उसको तो मूल नक्षत्र उसके लिए तो अच्छा हो गया। पहला बात, इसको हम मिटा देता हूं मैं। उसके बाद में दूसरे जो बताया गया उस पे आता हूं। अगर कोई भी नक्षत्र जिसका संधि काल हो, मतलब ये जो नक्षत्र है अश्विनी, मघा, मूल, श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनमें आप ये देखिए कि अश्विनी स्टार्टिंग से चालू होता है, पहले रेवती था। तो संधि काल क्या होता है कि आगे वाला रेवती का एक घटी और अश्विनी का पहला घटी, उसका आधा आधा घटी कर लीजिए। घटी मतलब मैथ्स का मैंने अभी बात नहीं किया है, थोड़ा सा हल्का सा मैं बता देता हूं। 24 मिनट का एक घटी होता है, एक। तो आप 12 मिनट लीजिए चालू होने वाला। जैसे अश्विनी में बच्चा जन्म हो रहा है तो उसका फर्स्ट 12 मिनट आप उस दिन देख लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र कितना घटी का है। पंचांग में लिखा रहता है 40 घटी, 45 घटी, 10 घटी, 20 घटी, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो उसका फर्स्ट आधा घटी से अगर वो 40 घटी पे है और जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय आपके पास समय आया 15 घटी, तो वो संधिकाल नहीं होता है। शुरू में ही आपने जब कैलकुलेशन, जब आप जन्मपत्री करते हैं उसमें भी पता चल जाता है, और वहाँ पे पंडित जी को पूछते हैं जहाँ भी बच्चा जन्म हुआ है उस समय भी पता चल जाता है इस बात का कि ये संधिकाल है नक्षत्र का या नहीं है। तो फर्स्ट 12 मिनट एक आधा घटी, उस समय अगर बच्चे का जन्म है तो वो ज़्यादा
खराब होता है। उसको आप ज़्यादा खराब में ले सकते हैं कि वो बच्चा खासकर, मतलब बाकी का तो खराब होता ही होता है, लेकिन ज़्यादा खराब जहाँ पे है उसके बारे में बताया गया है। मूल, रेवती और अश्लेषा, ये 3 नक्षत्र में अगर संधि काल में पैदा हुआ है, फर्स्ट आधा घटी और लास्ट आधा घटी, मतलब फर्स्ट नक्षत्र उस दिन आते ही या वो नक्षत्र जाते समय आधा घटी, मतलब शेष होने वाला है उसका टाइम, उस समय का आधा घटी मीन्स 12 मिनट, तब वो थोड़ा ज़्यादा खराब का इफेक्ट हो सकता है, बाकी इतना नहीं होता है। पहला बात। दूसरा बात, इसमें कुछ अपवाद है। इसमें क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या वापस ये वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो। इसमें गर्ग ऋषि ने भी नक्षत्रों के बारे में बताया है, तो उनके मत के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गर्ग मत के हिसाब से अश्विनी में जन्म हो और रविवार हो और आपका या बुधवार भी यहाँ पे बताया गया है। नहीं, अश्विनी में जन्म हो और रविवार हो। दूसरा बताया है यहाँ पे ज्येष्ठा, रेवती, अनुराधा, हस्त, चित्रा और स्वाति। इन सब में बुधवार हो तो नक्षत्र का कोई भी दोष मोटा मोटी कम हो जाता है, या फिर आप 10% मान लीजिए यहाँ पे यह बताया गया। तो इसमें अपने को ये देखना है, जैसे अश्विनी मूल है, उसके बाद में आपका ज्येष्ठा मूल है, फिर रेवती मूल है और अनुराधा मूल नहीं है, अनुराधा का तो मतलब ही नहीं है, और उसके बाद में आपका ये है, हस्त का भी मतलब नहीं है, इसमें चित्रा का भी मतलब नहीं है और स्वाति का भी मतलब नहीं है। खाली अपने को अश्विनी से मतलब है और ज्येष्ठा से मतलब है और रेवती से मतलब है, 3 नक्षत्रों से मतलब है। अश्विनी को रविवार, ज्येष्ठा और रेवती को बुधवार, अगर बच्चे का जन्म हुआ है या बच्ची का जन्म हुआ है तो आपका नक्षत्र दोष उस वार में होने की वजह से 10% रह जाता है। बाकी सबका मैंने इसलिए लिख दिया कि कई बार कई नक्षत्रों में तिथि गडांत भी होता है, वार गडांत भी होता है। तो अगर इस वार में आपका अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाति नक्षत्र है और बच्चे का जन्म हुआ है, से आपको तिथि गडांत हो गया कि तिथि गंडमूल जो बोला जाता है नक्षत्रों के विषय में, वो तिथियों के विषय में भी बोला जाता है। तो उसमें अगर जन्म है और तिथि गडांत पड़ गया तो आपका दोष 10% रह जाएगा, कोई दोष इतना कोई इफेक्टिव नहीं होगा। उसके आगे आप ये देखिए, चंद्रमा का लग्नेश
से रिलेशन से चंद्रमा आपका लग्नेश के साथ हो, लग्नेश को देखता हो, तो नक्षत्रों का जो गंड दोष है उसमें बहुत कमी आ जाती है। बताते हैं ना कि मूल गंड मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए इसका कमी कैसे हो रहा है, मतलब नक्षत्र दोष जो गंड मूल का बोला जाता है, कितने कारण हैं जिनकी वजह से मतलब वो क्षीण हो जाता है, वो कम हो जाता है। जो हम लोग अभ्यास में भी देखते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो आज 20 साल बाद में मेरे पास उसकी माँ या बाप उसका कुंडली लेके आ रहा है और मैंने देखा कि उसका मग्घा में जन्म है, तो वो तो गंडमूल का दोष है। पता किया तो जब पुरानी बातों का पता किया तो माँ ने बताया नहीं, वो जब ये पैदा हुआ था तो पंडित जी ने बोला था कि इसका पिताजी को कम से कम 9 दिन तक बच्चे से दूर रखो, इतना ही बोला था। बाकी बोला कोई दोष नहीं, और कुछ नहीं हुआ उनके परिवारों में, कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ हो गया। एक नॉर्मल विष्णु भगवान की पूजा करवा दी, जो जनरली बच्चे के जब शुद्धिकरण होता है 9 दिन बाद में या 16 दिन बाद में या 1 महीने बाद में, उस समय वो जो पूजा होती है उसी में थोड़ी सी कोई पूजा करवा दी और बच्चा आज हष्टपुष्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पढ़ाई में भी अच्छा है, काम में भी अच्छा है, संस्कार में भी अच्छा है। तो फिर ये इतना बड़ा दोष जो आजकल यूट्यूब पे देख लो आप, या मानसिकता जो हम लोगों की बना दी गई है गंडमूल 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 कर करके, कि हम लोग मतलब कुछ करने जाते हैं उसके पहले ही हम लोगों के दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, नहीं तो मैं तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, मेरा काम इसीलिए नहीं बन रहा है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आप को संभालो, अपने काम पे फोकस करो। दूसरा चंद्रमा का मैंने बता दिया, चंद्रमा का अगर लग्नेश से कोई रिलेशन हो या दृष्टि संबंध हो तो मूल नक्षत्र का दोष तो मोटा मोटी जैसे मैंने बताया ना 10% 5% वैसा कुछ होता है, बाकी ऐसा कोई ज्यादा विशेष कुछ नहीं होता है। रात में का जन्म हो, रात का जन्म हो मूल नक्षत्र में, तब माता पिता को, आप ये समझो, माता पिता को कुछ कष्ट हो सकता है। रात में जन्म हो, दिन का नहीं बताया, रात में जन्म हो और मूल नक्षत्र हो, उसमें कुछ माता पिता को स्वास्थ्य में हो या कोई जो बिजनेस या सर्विस कर रहे हैं उसमें कुछ हानि हो, वैसा कुछ हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ कोई भी बच्चा रात में या दिन में कभी भी, और चाहे तीसरे चरण में हो जाओ चाहे चौथे चरण में हो जाओ, जो ज़्यादा खराब बताया गया है, लेकिन अगर आपका गुरु बली हो, जो जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो नक्षत्र दोष नहीं रहता है। मूल नक्षत्र का नहीं, गडांत दोष कोई भी चीज का, चाहे आपका मूल नक्षत्र का हो, चाहे तिथि गडांत हो, चाहे वार गडांत हो, उनका दोष में मतलब आप 90 से 95% का कमी हो जाता है अगर गुरु बली हो। गुरु कैसे बली, जैसे करक राशि में उच्च का हो, अपनी स्वक्षेत्री राशि में हो, मित्र राशि में हो, लगन में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, द्वितीय में बैठा हो, नवम में बैठा हो, अच्छे भावों का मालिक हो, अगर गुरु बली है तब नक्षत्र दोष, तिथि गडांत, वार गडांत, गंड मूल का जितना भी इफेक्ट जो बताया जाता है उसका 5% के आसपास रहता है, खत्म हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि कितना दोष बता रहा है और किस तरह से इसका निवारण हो रहा है अपने आप ही, इन्हीं के द्वारा। आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है।
फिर डरने का जरूरत क्या है? अब अगर आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मूल नक्षत्र का दोष सब किताबों में बताया गया है, मैक्सिमम 1 ईयर रहता है, मैक्सिमम 1 ईयर। मैं अपने मत से अगर बोल दूं, मेरे हिसाब से जो मैंने थोड़ा अभ्यास वगैरह में देखा है, तो जब कुंडली में बोला जाता है ना, जब जिस समय बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी को बुलाते हैं, या आपके अगल बगल में कोई अच्छा एस्ट्रो जानने वाला है तो उससे जब दिखाते हैं, तो वहां पे बोला जाता है बच्चे को बालारिष्ट योग है, बालारिष्ट योग उस समय बोला जाता है। बालारिष्ट योग कब तक होता है? 12 साल तक। 12 साल बाद में अगर बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है तो कोई दोष नहीं है, मूल नक्षत्र का इफेक्ट खत्म। अब अगर आप 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, 40 साल हो गया, मतलब 12 साल से आप ऊपर हो गया, और उसके बाद में आपको बताया जाता है कि मूल नक्षत्र का दोष है, इसलिए बच्चा तकलीफ पा रहा है, मैं नहीं मानता इस बात को। हम इसको कोई हालत में स्वीकार नहीं करता, और आपको भी नहीं करना चाहिए। और कोई कारण हो सकता है, कोई दशा महादशा का कारण हो सकता है, कोई आपके ग्रह में नक्षत्र का कोई ऐसा काम हो सकता है कि आप, गुरु है वो शनि के नक्षत्र में हो, शनि है वो राहु के नक्षत्र में हो, या आपकी दशा महादशा सपोर्ट नहीं कर रही हो उस समय, या गोचर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको तकलीफ चल रही है। लेकिन ये दिमाग से निकाल दीजिए 12 साल बाद में कि मूल नक्षत्र का कोई दोष आपको है फिलहाल, कुछ नहीं होता है। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ जातक बड़े बड़े पदों पे बैठता है, बहुत हष्टपुष्ट होता है, बहुत ज्ञानी होता है, बड़ा बड़ा नेता लोगों को मूल नक्षत्र देखा हुआ है मेरा। तो ये तो दिमाग से पूरी तरह निकाल ही दीजिए। मेरा ये सब तरह से मूल नक्षत्र में बताने का कारण यही है कि हम लोगों को जो डर दिखाया जाता है, आप प्लीज उससे दूर हटिए। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। इन पे जितना फोकस आप करना चाहते हैं तो फिर वो पूरी तरह अध्ययन करके कीजिए। हर चीज का निवारण भी है, और हर चीज को डीपली जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा है, कोई ग्रह भी आपको तकलीफ नहीं दे रहा है। अब मैं पूरी डिटेल बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्षमा चाहूंगा। अभी मैं वाणी को विराम देता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर दूंगा मैं आपको। तो जय माता की मित्रों।